नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी में टॉप 1000 एमसीक्यूज़ कर रहे थे और ये इसका सेट नंबर 11 है, ठीक है? इसमें हम लोग पंचायती राज जो कि आपके लगभग 45 अंक के आने हैं, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और उत्तर प्रदेश की योजनाएँ जो 30 अंक की आनी हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस है और इसी आधार पर हम ये अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन हम लोग 50 तक कर चुके थे और 51 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, ठीक है? 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये कौन-कौन से मामलों की सुनवाई करता है? फौजदारी और दीवानी। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है, ये गलत हो गया पहला। दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि वह अधिनियम स्थानीय वह अधिनियम यानी कि इस अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है? वह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो केवल 2 सही हो जाएगा। जरा इस अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम है क्या? इसके बारे में डिटेल जब आप जान लोगे, तो इन वाक्यों को भी आप समझ पाओगे। तो जो ये ग्राम न्यायालय अधिनियम है, ये आप चाहो तो हमारे साथ-साथ ये सारे नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है, अधिनियम, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम ये आया कब? ये आया 2008 में, ठीक है? 2008 में ये कैसे आया? क्या अपने ही मन से आ गया? जी नहीं। उस समय भारत के भारत में एक विधि आयोग था, तो भारत का जो विधि आयोग था, भारत के विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था। क्या सुझाव था? इसमें सुझाव दिया गया था कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। याद रखिएगा, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया। इसका सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव दिया था भारत के विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में इसका सुझाव दिया गया था। अब बात कर लेते हैं ये ग्राम न्यायालय है क्या? ग्राम न्यायालय, ठीक है? कब बना? ये आप याद रखिएगा 2008 में। ये ग्राम न्यायालय है क्या? ये दरअसल इसे कहा जाता है चलंत न्यायालय। चलंत से आशय है मेरा मोबाइल से। मोबाइल कोर्ट्स का नाम सुना होगा आपने, है ना? सचल अदालतें, तो ये मोबाइल कोर्ट जैसा ही है। और इसमें होता क्या है, इसमें इसके जो अधिकार क्षेत्र हैं, इसमें फौजदारी और साथ ही साथ दीवानी दोनों मामले निपटाए जाते हैं। दोनों मामले निपटाए जाते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन में वापस आओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें केवल सिविल मामले निपटाए जाते हैं? जी नहीं। और ये एक मध्यस्थ, एक सुलहकर्ता के रूप में होता है। तो ये जो न्यायालय है, ग्राम न्यायालय, ये एक मध्यस्थता का काम करता है। गाँवों में जो गाँव के लोग हैं, वो अपना निपटारा खुद कर सकें, इसका सुझाव देता है ये, ठीक है? तो याद रखिएगा ग्राम न्यायालय का पूरा कॉन्सेप्ट। कब आया था? 2008 में। कौन-सी विधि आयोग की कौन-सी रिपोर्ट थी? 114वीं। और ये दोनों ही मामले देखता है। इन्हें मोबाइल कोर्ट्स का दर्जा भी एक तरह से दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल, ये अब एक शब्द यहाँ से उठाओ, ये तृण लिखा है। तृण से आशय क्या होता है? तृण का अर्थ होता है, जब आप इसका अर्थ देखोगे, तृण का अर्थ होता है घास या फिर तिनका। अब घास या फिर तिनका और एक शब्द आगे लिखा है मूल। मूल का अर्थ होता है जड़, ठीक? घास या तिनका की जड़। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक ज़मीन है, उसमें ये घास उगी है और इसकी जड़ जो कि अंदर तक फैली है। अब ज़रा डेमोक्रेसी में आ जाओ, एक शब्द लोकतंत्र भी लिखा है। लोकतंत्र में एक तो संसद होता है, ठीक है? शासन में संसद है, संसद के बाद विधानमंडल है और विधानमंडल के बाद और नीचे आप हायरार्की में जब चले जाओगे, तो आपको मिलेगा पंचायतें।
तो ये कहाँ है? यही है जड़, यही है तृणमूल। बात समझ पा रहे हो आप? तो इसी को बोलते हैं केंद्रीय शक्ति का विभाजन पंचायतों के द्वारा। तो अब आप क्वेश्चन में वापस आओ, कह रहा है कि तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित कौन है? तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति, ठीक है? मतलब ऐसा लोकतंत्र जो घास के तिनके के समान जो ज़मीन से जुड़ा हो, और ज़मीन से इसमें से कौन-सी संस्था आपको जुड़ी हुई नज़र आ रही है? संसद है, विधानमंडल है या पंचायतें हैं? पंचायतें हैं, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा पंचायती राज पंचायती राज पद्धति, ठीक है? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, इन पर भी आप नज़र बनाए रखिए। नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग एक कैसा आयोग है? राज्य वित्त आयोग ये सबको पता होगा, जो राज्य वित्त आयोग है, कोई भी आयोग संवैधानिक है या असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है या विधिक आयोग है, ये इस पर निर्भर करता है कि उस आयोग की स्थिति संविधान के प्रति क्या है, उस आयोग की स्थिति संविधान में कहाँ है, ठीक है? अब जरा राज्य वित्त आयोग को देखो, क्या ये संविधान में वर्णित है? तो हाँ, आर्टिकल 243 का आई पंचायती राज में इसका वर्णन है, और आर्टिकल 243 का वाई नगर पालिकाओं में भी इसका वर्णन है। इसका उल्लेख संविधान में है, तो ये कैसा आयोग हो गया? ये हो गया एक संवैधानिक आयोग, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, वो हो जाएगा संवैधानिक संस्था। अब मुझे एक प्रश्न आप इसी में बता दीजिए, मैं अगर इसको करंट से जोड़ूँ, तो अभी उत्तर प्रदेश बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-2025। मुझे बताओ, ग्राम पंचायत से ही 2-3 संबंधित योजनाएँ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 2024-25 में पंचायत भवन के निर्माण के लिए के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने कितना अनाउंस किया है? पंचायत भवनों के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? याद रखिएगा, 57 करोड़ रुपए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है ये वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में पंचायत भवन के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? 57 करोड़, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए? नहीं। लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए? हाँ, यही सही है। लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। एक शब्द आपने सुना होगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। का सिद्धांत, क्या बता सकते हो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। ये बंदा कौन है? ये बंदा था फ्रांसीसी दार्शनिक, ठीक है? फ्रांसीसी एक दार्शनिक था, एक विचारक था। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे आप अगर पुराने समय में जाओ तो एक राजा होता था, यही राजा कार्यपालिका का प्रधान होता था, यही राजा न्यायपालिका का भी प्रधान होता था, और यही राजा कानून भी बनाता था, यानी विधायिका भी होता था। तो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है? कार्यपालिका, इन तीनों का प्रधान कौन था? इन तीनों का प्रधान था ये बंदा, एक। लेकिन मॉन्टेस्क्यू साहब ने एक अलग विचार रखा। इन्होंने कहा कि अगर वाक़ई में डेमोक्रेसी चाहते हो, तो फिर ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका की शक्ति अलग हाथों में होनी चाहिए, विधायिका की शक्ति अलग हाथों में होनी चाहिए, और कार्यपालिका की शक्ति अलग हाथों में होनी चाहिए। तो इसी को कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। और इसी आधार पर ही तो हमें कुछ-कुछ नज़र आता है अपना विकेंद्रीकरण, यानी कि कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर कानून संसद बनाएगा, कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, और कुछ ऐसे विषय होंगे जो कि हमारी पंचायतों को दिए गए हैं, ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप? तो ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, और इसी से कुछ मिलता-जुलता हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी है। तो जो 54 है, 54 क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा,
ठीक है? और ये स्टेटमेंट याद रखो, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कौन करता है? उपबंध। उपबंध से आशय क्या होता है? उपबंध से आशय होता है नियम या फिर कानून। ठीक है? अब नियम और कानून कौन बनाता है? दो ही लोग बनाते हैं नियम और कानून, या तो संसद बनाएगा या फिर विधानमंडल बनाएगा। ठीक है? ये जो संसद बनाएगा, ये बनाता है कोई भी कानून संघ सूची के विषय में। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, उन पर ये कानून बना सकता है। मैं साधारण परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, आपातकालीन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? बाकी आप लोग समझदार हो। और हाँ, ये मत बोलना कि राज्य सूची में भी तो कानून बना सकता है। ये नॉर्मल डेज़ की बात है। ठीक है? अब ज़रा विधानमंडल में आओ। विधानमंडल में जो कानून बनाएगा वो किन विषयों पर बनाता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है। ठीक है? अब एक शब्द ये दिया है पंचायत। पंचायत बोले तो स्थानीय स्थानीय स्वशासन। मुझे ये बताओ स्थानीय स्वशासन है किस सूची में? स्थानीय स्वशासन है राज्य सूची में। फिर राज्य सूची में अगर ये है तो फिर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल अगर कानून बनाएगा तो फिर आप क्वेश्चन में फिर से वापस आओ, पंचायतों की संरचना से संबंधित अगर कानून या नियम बनाने हैं तो कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल। ठीक है? याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? ये किस राज्य में लागू नहीं होता है? आपसे ये पूछा है। एससी जहां होगा वहीं तो आरक्षण उसको मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में एससी है ही नहीं, तो इनको आरक्षण कैसे मिलेगा? ठीक है? एक आर्टिकल है, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं, तो एक आर्टिकल आप याद रखो, 243 का डी का घा। ठीक, इसमें ये कहाँ पर आरक्षण है? डी या फिर हम कहें घा, ये कहाँ पर आरक्षण है? नगर पालिका में, सॉरी, नगर पालिका बोल दिया। अ, कौन सा है? पंचायती राज में। ठीक है? पंचायती राज में। और आरक्षण कहाँ पर है? आरक्षण 243 का अ, घा है, या टी आप लिख सकते हो, या फिर आप ना लिख सकते हो हिंदी में। 243 का टी या फिर 243 का हिंदी में बोले तो ना, ना से नल। ये आरक्षण की बात करता है। ये कहाँ है? किस प्रावधान में या किस भाग में आरक्षण की बात करता है? ये बात करता है नगर पालिका में आरक्षण की बात। तो याद रखिएगा, दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज में आरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? 243 का डी। अगर आपसे बोला जाए कि नगर पालिका में आरक्षण की बात कौन करता है? 243 का टी, टी फॉर टॉय। ठीक है? क्लियर बात? एक क्वेश्चन मुझे लगे हाथों यहाँ बता दो। विधानमंडल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 4 थीं, लेकिन अब 403 बची हैं। क्यों? क्योंकि अब केवल और केवल निर्वाचित लोग ही बचे हैं, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया। अब एक प्रश्न ये बनता है कि 403 उत्तर प्रदेश में, ये यूपी स्पेशल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं जितना जो कुछ भी डिस्कस करूँगा वो सारा का सारा यूपी स्पेशल बेस्ड होगा, ओके? तो याद रखिएगा, 403 निर्वाचित सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। यहाँ आरक्षण कितना है? आरक्षण मुझे बताओ। एससी को आरक्षण कितना मिलता है और एसटी को आरक्षण कितना मिलता है? एससी को आरक्षण दिया जाता है 84, यानी 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं यूपी के विधानसभा में, और एसटी के लिए आरक्षित हैं 2 सीटें। उत्तर प्रदेश के सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये पूछ रहा है आपसे। तो आप बताइए अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? दरअसल ये जो सहकारी समिति है, ध्यान दो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सहकारी समिति, ठीक है? सहकारी समिति, ये कहाँ है? संविधान में कहाँ अस्तित्व अपना जमाए हुए है? संविधान में है एक भाग 9 का बी, ठीक है? और आर्टिकल है
अ, कौन-सा है? 243 का ज़ेड-जे। इसी ज़ेड-जे में दिया गया है निदेशकों की संख्या के बारे में बताया गया है। और ये जो भाग 9 का बी है, ये मूल संविधान में नहीं था, तो जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? जोड़ा गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 1997 सॉरी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है और ये अधिनियम आया कब था? आया था 2011 में। ठीक, 2 बातें आप याद रखो यहाँ से। सहकारी समितियाँ भाग 9 के बी में हैं। कब आए थे या मूल संविधान में तो ये थी नहीं, तो इनको जोड़ा कब गया था? 2011 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 97वां। अब 243 के जेड जे से बात कर लेते हैं थोड़ी-सी, चूँकि इसी के बारे में पूछा है आपसे क्वेश्चन में। 243 का जो जेड जे है, वो कहता है क्या कहता है? बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों, याद रखिएगा इसको। हाँ, नोट करते जाना आप चाहो तो। बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या और और कार्यविधि के बारे में ये आर्टिकल हमें बताता है। और इसके बारे में 243 कहता है कि अगर इनकी संख्या, किनकी संख्या? पदाधिकारियों की संख्या अगर तय करनी है, तो वो संख्या तय करेगा राज्य का विधानमंडल, कानून बना के, ठीक है? फिर से समझो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सलाहकारी समिति के निदेशकों की संख्या को तय कौन करता है? बात समझना, मैं अभी अधिकतम संख्या में नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी यहीं पर हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या को तय कौन करता है कि कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो करता है राज्य का विधानमंडल। ठीक? अब प्रश्न में आ जाओ। सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या होनी कितनी चाहिए? तो याद रखिएगा इसी आर्टिकल में दिया है इसकी जो अधिकतम संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 21, ठीक है? ये होगी मैक्सिमम संख्या, याद रखिएगा। तो यहाँ से आप 2-3 बातें ही याद रखोगे। कौन-कौन सी बातें? सहकारी समिति किस भाग में है? भाग 9 का बी में है, ठीक? और कब जोड़ी गई थी? 2011 में। किस अ, अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? 97वां। और अगर सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या को निर्धारण की बात आ जाए, तो निर्धारित कौन करेगा? निर्धारित करेगा राज्य का विधानमंडल, ठीक है? और इनकी अधिकतम संख्या हो कितनी सकती है? हो सकती है 21, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा। एक साहब थे लॉर्ड रिपन, ठीक है? लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक था। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने जाना होगा इनके बारे में। ये लॉर्ड रिपन का एक डायलॉग बड़ा अच्छा है, वो पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन ने कहा था, इन्होंने कहा था, मेरा मूल्यांकन, ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना या कार्यों से होगा, ठीक है? ना कि शब्दों से। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसका है? हाँ, लॉर्ड रिपन का। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से होगा, ना कि हाँ, मेरे शब्दों से होगा। लॉर्ड रिपन को भारत का भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। किसने कहा? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन आपसे संबंधित है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है ना? तो ये स्टेटमेंट्स भी आप एक्स्ट्रा में याद रखिए। ये एक्स फैक्टर है आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में आपको वेटेज देगा। तो लॉर्ड रिपन को हाँ, भारत का उद्धारक किसने कहा था? ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है? नेक्स्ट देखो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर हो जाएगा रिपन, ठीक है? बाकी इन्होंने मैग्ना कार्टा भी पेश किया था जिसमें तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये सारी बातें हम प्रीवियस सेट में आपको बता चुके हैं। तो और अगर इसके बारे में डिटेल से जानना हो, तो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसे आप फॉलो करते रहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको एज़ इट इज़ याद हो जाएँगी। हाँ, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, गलत है ये। 25 नहीं होती है, 21 साल होती है, ठीक है? दूसरा कथन देखो, पंचायत
के समय पूर्व भंग होने के पश्चात जो पुनर्गठित पंचायत होगी, वो केवल अवशिष्ट समय के लिए ही अ, जारी रहती है। बिल्कुल सही है। अगर किसी पंचायत का समय से पहले विघटन कर दिया जाए, तो वो हाँ, जितना शेष समय उसका बचा होगा, वो उतने ही शेष समय के लिए जो नई पंचायत होगी, उसका गठन होता है। ठीक है? 5 साल के लिए नहीं होता है। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत दिया जाता है? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब मिला था? ये था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है? यहाँ से 2-3 आर्टिकल्स आप याद रखो। कौन-कौन से हैं? आर्टिकल है 243 का डी। ये क्या कहता है? मैं ये आर्टिकल्स आपको बार-बार बता रहा हूँ, ताकि ये आर्टिकल्स आपको बार-बार याद हो जाएँ। आर्टिकल 243 का डी क्या है? इसमें है सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण, सबको पता होगा। मैं थोड़ा-सा 243 के डी के अंदर घुसता हूँ, ठीक है? 243 का डी का मैंने उठाया 2। ये 2 क्या कहता है? ये 2 कहता है एससी और एसटी महिला को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, यानी 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा और अंदर जाता हूँ। आर्टिकल 243 का डी का 3, ये बताओ ये क्या कहता है? ये कहता है एससी, एसटी और महिला, ये साधारण महिलाएँ को आरक्षण, ठीक है? यानी एससी, एसटी की महिलाएँ और अन्य महिलाओं इन सभी को आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 243 का डी देता है। अब थोड़ा-सा और अंदर चलो, आर्टिकल 243 का डी का 4, उठा लो इसको। अब यहाँ पर एक चेंजमेंट है। चेंजमेंट क्या है? अभी तक यहाँ अध्यक्ष नहीं था। अब मैं अध्यक्ष लिखने जा रहा हूँ। एससी, एसटी महिला को अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण मिलता है। याद रखिएगा, अध्यक्ष पद के लिए भी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस आर्टिकल में 243 का डी का 4 में। ठीक है? याद रखिएगा इसको। तो ये तीनों आर्टिकल्स, चारों आर्टिकल्स आपके लिए हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? मैंने आपको बताया था ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। ग्राम जो सभा है इसका अभिप्राय क्या है? ज़रा ऑप्शन पढ़िए आप। ऑप्शन में दिया है कि ग्राम स्तर के ये जो पंचायत के ये हाँ, तीसरा ऑप्शन पढ़ो सीधे। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग होते हैं, वही ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा है निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग होते हैं, उन्हीं से जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं से ग्राम सभा का निर्माण होता है। ठीक है? जो वोट डाल सकें। और वोट डालने वाला तो 18 वर्ष का हो गया, वो वोट डाल देगा। लेकिन निर्वाचक नामावली में नाम भी तो होना चाहिए उसका, तभी तो वोट डालेगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं ग्राम सभा के बारे में थोड़ी-सी जानकारी और देता हूँ। ग्राम सभा से 2 बातें याद रखो। सबसे पहली बात कि इसकी परिभाषा कहाँ है? ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार-बार याद करनी है। इसकी परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा आपके किस धारा में है? इसकी धारा संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा है जिसमें ग्राम सभा की परिभाषा है? वो धारा है धारा 2 का घ। ठीक है? याद रखिएगा। दूसरा, अब इसमें हम बात कर लेते हैं ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। तो एक अध्याय याद रखिएगा, कौन-सा अध्याय है? अध्याय है 3। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 का कौन-सा अध्याय ग्राम सभा की बैठकों और कृत्य से संबंधित है? अध्याय होगा 3। ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा ग्राम सभा की बैठकों और कृत्यों से संबंधित है, तो आप बताओगे धारा 11। ये दोनों सॉरी, ये दोनों धाराएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इनको। ठीक है? आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट देखो, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है।
स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या है हाँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत का सचिव, ये कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो। ठीक है? ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी को कहा जाता है। एक मैंने लास्ट सेशन में मैंने एक आपको बताया था नियमावली, उस नियमावली को याद रखिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली कब आई थी? 1989। और इसी नियमावली में ग्राम सेवक का नाम, पहले ग्राम पंचायत अधिकारी को ग्राम सेवक कहा जाता था और फिर ग्राम सेवक को इसी नियमावली के द्वारा कहा जाने लगा क्या? ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है? याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन-कौन शामिल है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन-कौन शामिल है? तो अब यहाँ देखो, पंचायती राज की एक होती है त्रिस्तरीय प्रणाली, ठीक है? और मैं इधर लिख रहा हूँ पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली, ठीक? याद रखिएगा इनको दोनों को, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। त्रिस्तरीय प्रणाली ये दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि पंचायती राज के 3 स्तर होने चाहिए? ये दिया था बलवंत राय मेहता साहब ने। पंचायती राज के द्विस्तर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था अशोक मेहता ने। ठीक है? बार-बार रिवाइज करिए इनको। अच्छा, बलवंत राय मेहता साहब ने क्या कहा था कि पंचायती राज के त्रिस्तर होने चाहिए, तो कौन-कौन से होने चाहिए? इन्होंने कहा था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ठीक है? ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर पर हाँ, एक ब्लॉक स्तर पर पंचायत होनी चाहिए और तीसरा इन्होंने कहा था जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला पंचायत, यानी कि ब्लॉक स्तरीय पंचायत ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ये 3 स्तर बताए थे बलवंत राय मेहता साहब ने। अब आ जाओ अशोक के पास। अशोक मेहता ने क्या-क्या बताया था? अशोक मेहता ने बताया था कि जिला परिषद होनी चाहिए और इन्होंने कहा था मंडल पंचायत होनी चाहिए। लेकिन अशोक मेहता ने एक टर्म कंडीशन डाल दी। इन्होंने कहा मंडल पंचायत वहीं होनी चाहिए जहां आबादी 15,000 से 20,000 के मध्य हो, या 15,000 से 20,000 की आबादी जहां पर हो, वहीं पर मंडल पंचायत की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है? ये जो बलवंत राय साहब थे, इन्होंने कहा था ये जो जिला परिषद है, जिला परिषद को इन्होंने उठाया। बलवंत राय मेहता साहब ने कहा कि जिला परिषद को सलाहकारी संस्था होनी चाहिए। याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये आप जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाओगे यूपी पीसीएस के, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है? मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बलवंत राय मेहता साहब ने सलाहकारी संस्था किसे कहा था? जिला परिषद को। बलवंत राय मेहता ने समन्वयकारी संस्था किसे कहा था? जिला परिषद को। बलवंत राय मेहता ने पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण निकाय किसे कहा था? याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता ने पर्यवेक्षण निकाय किसे कहा था? जिला परिषद को। और एक क्वेश्चन, शानदार। बलवंत राय मेहता ने कार्यकारिणी कार्यकारिणी निकाय किसे कहा था? क्या बता सकते हो? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वीपीओ के लिए। बलवंत राय मेहता ने कार्यकारिणी निकाय किसे कहा था? ये जो 3 पंचायतें हैं, इनमें से किसे कार्यकारिणी निकाय कहा था? कार्यकारिणी निकाय कहा था पंचायत समिति को। ठीक है? याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता साहब के अनुसार कार्यकारिणी निकाय क्या है? 3 ऑप्शन ये दे दिए, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज़ दे दिया। याद रखिए, पंचायत समिति को। अब आ जाओ अशोक साहब के पास। अशोक क्या कह रहे हैं? अशोक ने कार्यकारिणी कार्यकारिणी निकाय किसे बताया? बताओ। अशोक ने कार्यकारिणी निकाय बताया था जिला परिषद को। ठीक है? याद रखिएगा इनको। इनके अनुसार कार्यकारिणी निकाय क्या है? पंचायत समिति। बलवंत साहब के साथ इनके सापेक्ष में।
और अशोक जी की नज़र में कार्यकारिणी निकाय क्या है? जिला परिषद, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन में वापस। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन-कौन शामिल है? बताओ। त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तरीय पंचायत भी है, ब्लॉक स्तरीय पंचायत भी है और जिला स्तरीय पंचायत यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखो, चोलकालीन ग्रामीण संस्था है उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता है? ये जो उर है, ठीक है? उर जो है, ये क्या है? ये है चोलकालीन चोलकालीन ग्रामीण समाज की इसे आधारभूत इकाई कहा जाता है। फिर से समझो, उर को चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई कहा जाता है। चोल कालीन जो ये आधारभूत इकाई है उर, इसकी अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कार्य समिति किसे कहते हैं? उर की कार्य समिति किसे कहते हैं? इसे कहते हैं आलूगड़म। कैसे लिखेंगे? आलूगड़म को उर की कार्यकारी समिति कहा जाता है। आलूगड़म कहा जाता है, कई कई किताबों में इसे गड़म भी लिखा मिलता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आलूगड़म बोलो, गड़म बोलो, बोलो, बात एक ही है, ठीक है? और ये जो आलूगड़म या गड़म थी, ये गैर ब्राह्मणों की सभा थी, गैर ब्राह्मणों की सभा। तो अब जरा वापस आ जाओ, उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता है? आलूगड़म या गड़म, दोनों, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था में गांव की परती भूमि एवं चरागाह चरागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो जो मुगल शासन व्यवस्था थी, मुगल शासन व्यवस्था, आओ इसकी बात कर लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था में जो का भू राजस्व प्रशासन भू राजस्व प्रशासन की जो मूल इकाई थी, उसे किसे कहा जाता था? फिर से समझो, मुगल शासन व्यवस्था में भू राजस्व प्रशासन की मूल इकाई किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था ग्राम को, ठीक है? इसी ग्राम का एक अधिकारी होता था। कौन अधिकारी? आपने नाम सुना होगा, पटवारी या फिर मुकद्दम। मुकद्दम ये अधिकारी होते थे। और आप एक बात समझो, जो आप जब काल में जाओगे वहां पढ़ोगे, जो राजा होता था, मैंने अभी आपको बताया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, लेकिन जब भारत की बात करोगे तो मुगल काल में राजा के सामने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। न्यायपालिका भी यही था, कार्यपालिका भी यही था, और हाँ, विधायिका भी यही था। तो जितनी भी गांव समाज की जमीन थी या जो कुछ भी था, वो सारा का सारा था तो राजा का। और जब राजा का था, तो फिर ये राज्य का होगा, राजा का राज्य। और राजा का जो राज्य होगा, उस राज्य की जमीन उस राजा की जमीन होगी, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में वापस आओ, मुगल शासन व्यवस्था में गांव की जो पड़ती भूमि थी या चरागाह भूमि थी, उस पर किसका अधिकार होता था? उस पर होता था राजा का अधिकार, ठीक है? गांव समुदाय का नहीं, गांव के मुखिया का नहीं, सारा का सारा अधिकार होता था राजा का। और ये राजा के ये जो अधिकारी थे, ये यहाँ से अपना टैक्स वसूला करते थे, ठीक है? जब मुगल शासन व्यवस्था आप पढ़ोगे, हाँ, तो वहां पर पढ़ोगे जो पटवारी होता था वो अपना टैक्स कलेक्ट करता था। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, यहाँ की जो भी जमीन थी वो राजा के या राज्य के अंडर में दी थी। नेक्स्ट देखो, पंचायत संबंधी भाग 9 का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अगर किसी भाग में परिवर्तन करना है, वो भी संविधान के, तो फिर कौन परिवर्तन करेगा? परिवर्तन करने का सीधा सा अधिकार होता है संसद का। संविधान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अगर आपको करनी है, उसमें चाहे आप विस्तार करिए या फिर उसको सीमित करिए, आपको कुछ भी करना है संविधान में, तो आपको, हाँ, सहारा लेना पड़ेगा संसद का, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के हर एक प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड, ठीक है? मदरबोर्ड इसे कहा जाता है पीसीबी। पीसीबी बोले तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है? पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अच्छा, ये जो मदरबोर्ड होता है, सपोज करो ये मदरबोर्ड है, इसमें कुछ तार जैसी आकृतियां भी होती हैं। इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है। और इसमें जो ये तार जैसी आकृतियां होती हैं,
ये दरअसल धातु की पतली रेखाएं होती हैं, ठीक है? और जब ये धातु की पतली जो ये रेखाएं होती हैं, इन्हीं के माध्यम से संकेतों का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर बात। और ये जो पतली धातु की रेखाएं होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है बस बार। याद रखिएगा इनको। तो आंसर हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया है सीपीयू और रैम ये कहाँ स्थित होते हैं? सीपीयू और रैम स्थित होते हैं मदरबोर्ड से। आंसर होगा चौथा हमारा। ठीक है, सीपीयू और रैम मदरबोर्ड से मदरबोर्ड में, हाँ, स्थित होते हैं। यहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह लगे होते हैं। अच्छा, ये जो रैम है, क्या है रैम? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये रैम है क्या? ये रैम है एक अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी। ये रैम क्या है? ये रैम है एक प्राथमिक मेमोरी। इसे अस्थाई प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। दरअसल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के दौरान जो डेटा को, हाँ, सीपीयू तक ले जाने की प्रक्रिया होती है वो रैम से ही जाती है। जैसे एक सहायक मेमोरी होती है, सहायक मेमोरी से डेटा कहाँ जाता है? रैम में। रैम से कहाँ जाता है? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी से कहाँ जाता है? रजिस्टर में। और रजिस्टर से कहाँ जाता है? सीपीयू में। ठीक है, रजिस्टर से सीपीयू में पूरा डेटा चला जाता है और फिर होता है प्रोसेसिंग। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखो, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर में कहाँ स्थित होती है? ये भी स्थित होती है मदरबोर्ड में। तो ये क्वेश्चंस अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग तरीके से पूछे गए हैं। ये सारे एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, मदरबोर्ड का भाग नहीं है। मदरबोर्ड का कौन सा भाग नहीं है? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट होता है वहां, डीवीडी ड्राइव नहीं होता है, स्टोरेज कनेक्टर भी होता है, मेमोरी स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट, मेमोरी स्लॉट, कई सारे स्लॉट्स बने होते हैं। तो ये जो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये डीवीडी क्या है? इसको कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो मदरबोर्ड का भाग कौन सा नहीं है? डीवीडी ड्राइव। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है? अभी मैं एक ही टर्म की बात कर रहा हूं, कौन? मदरबोर्ड। क्वेश्चन देखो, एक ही बार पूछा गया है, कई कई तरीके से पूछा गया है एक ही क्वेश्चन को। तो ये सभी सर्किट को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के साथ जोड़ता है। कौन है? ये है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड। दरअसल इस मदरबोर्ड को कहा जाता है कंप्यूटर का कंप्यूटर का बैकबोन। ये एक तरह से कंप्यूटर का बैकबोन होता है। इस मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। इस मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। तो कई सारे इसके नाम होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। यह किसने कहा है? आप डायलॉग याद रखिए, डायलॉग्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वीपीओ में। ठीक है, और मैंने जितनी भी वीपीओ की क्लासेस करी हैं, लगभग हर एक क्लास में मैंने एक या दो, कम से कम दो तो डायलॉग डाले ही हैं। तो ये डायलॉग्स याद रखिएगा, किसने क्या कहा, है ना? तो ये पूछे जा सकते हैं। ये वाक्य किसका है? ये वाक्य आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज। ये कहा है लास्की ने। स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। महिलाओं के आरक्षण की बात कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 1947 में। इसकी एक धारा है, धारा 11 का ए का 4। ये कहता है, हाँ, महिलाओं के आरक्षण की बात। और ये धारा कहती है कि प्रधानों के पदों की कुल संख्या का 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो आप चाहो तो लिख लो, तो क्योंकि ये धारा पूछी जा सकती है। प्रधानों के पदों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए
के लिए आरक्षित है। ठीक है? आरक्षित है, याद रखिएगा इसको। धारा 11A का 4। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में कह रहा है गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? कहा जाता था पंचमंडली। पंचमंडली। ये जो पंचमंडली है, ये अ, ये गुप्त काल में क्या क्या क्वेश्चन था? गुप्त काल में, हाँ, ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। तो जरा देखो, अगर हम कहें ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था उस समय, गुप्त काल में? गुप्त काल में ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी किसे कहा जाता था? कहा जाता था ग्रामिक को, या इसे ही कहा जाता था महत्तर। ठीक है? ग्रामिक या महत्तर। और इसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, इस अंग्रेज द्वारा ये घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। फिर से समझो, कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने ये घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? तो 1917 में जब आप जाओगे, 20 अगस्त की बात है, आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ा है? वही, उसका जो भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड तो वायसराय था, उसका जो भारत सचिव था मॉन्टेग्यू। तो ये डायलॉग मॉन्टेग्यू का है। ठीक है? 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने कहा था। हाँ, याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत स्थानीय स्वशासन को पता है कहाँ डाला गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखो। जो 1919 का अधिनियम आया था, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें पंचायती राज, या हम कहें स्थानीय, ये ज्यादा सही शब्द है, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में डाला गया। विषय में डाला गया। ये क्वेश्चन आप याद रखो, पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में किस अधिनियम के तहत डाला गया था? तो 1919 का अधिनियम, या हम कहें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग ये कब बना था? ये बना था 1995। मैं इसको पीछे वाले सेट में करवा चुका हूँ आपको, याद रखिएगा इसको। एज इट इज रट्टा मार लीजिए। उत्तर प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? 1995। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं? उत्तर प्रदेश में 6 ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं। इनके आपसे नाम भी पूछ सकता है, तो आप नाम एक जगह लिख लो। प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति। दूसरी कौन है? एक समिति है नियोजन और विकास समिति, ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरी कौन है? 6 समितियां, 6 के 6 याद होनी चाहिए। ठीक है? तीसरी कौन है? तीसरी है शिक्षा समिति। चौथी कौन है? हाँ, निर्माण, ये निर्माण लिखा है, निर्माण कार्य समिति। और पांचवी है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कल्याण समिति। और छठी कौन है? छठी है जल प्रबंधन समिति। ठीक है? याद रखिएगा, प्रशासनिक समिति, नियोजन और विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। ये 6 समितियां हैं। ये उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत की समितियां, जो कि 6 संख्या में है। ठीक है? याद रखिए इनको। नेक्स्ट देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में गलत कथन कौन सा है? राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में गलत कथन कौन सा है? क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन, इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, ये तो सही है। यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है ग्राम पंचायत के चुनाव करवाना और नगर पालिका के चुनाव करवाना। ठीक है? इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की नहीं, 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 ये गलत है। नियुक्ति इसकी विधानमंडल नहीं करता है, नियुक्ति इसकी करता है राज्यपाल। तो हमारा जो गलत पूछा गया है, यही गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। ठीक है?
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करो। पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए उसकी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही है। पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये भी सही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, गलत है। 50% आरक्षण दिया जा सकता है, ये ठीक बात है। लेकिन इसकी व्यवस्था हाँ, विधान में नहीं की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है। ये बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन जो ये दिया है 50%, ये गलत है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया है? हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, ये करंट का था, लेकिन आप याद रखो, कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है? अच्छा, हवाई अड्डों की अब मैं बात करूं, तो कुछ हवाई अड्डे हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं अगर अभी करंट की बात करूं, तो बताओ, महर्षि महर्षि अ, वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये है अयोध्या में। ठीक है? याद रखिएगा, ये हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में टोटल हवाई अड्डे कितने हैं? ये मैं आपको जनवरी 2024 तक की खबर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में टोटल हवाई अड्डे कितने हो गए हैं? 19। और अभी हाल ही में जनवरी 2024 में 5 नए हवाई अड्डों को मंजूरी और मिली है उत्तर प्रदेश में। ये आप याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश की करंट से संबंधित है। और आपके जो वीपीओ में हाँ, एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश समसामयिकी। ठीक है? तो इस विषय इससे संबंधित आप इसलिए याद रखो इसको, क्योंकि आपके भी विषय का ये प्रश्न है। तो ये 5 नए हवाई अड्डों का अनाउंसमेंट हुआ है कहाँ-कहाँ? क्या बता सकते हो? आजमगढ़ आजमगढ़, अलीगढ़ अलीगढ़, और कौन-सा है? और है मुरादाबाद मुरादाबाद, एक है चित्रकूट, हाँ, चित्रकूट और श्रावस्ती। इन 5 जगहों पर 5 नए हवाई अड्डे खोले जाएँगे उत्तर प्रदेश में। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की टोटल संख्या हो गई है 19। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये किस नगर से नहीं गुजरेगा? ये पीसीएस 2018 में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने के लिए जो एक्सप्रेसवे जहाँ-जहाँ से गुजर रहा है, वो सारे के सारे आपको जिले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है ये? ये लखनऊ से जाएगा। लखनऊ में एक जगह है चांद सराय। लखनऊ में चांद सराय से ये फैला है गाजीपुर तक। गाजीपुर तक। ठीक है? गाजीपुर में एक जगह है हैदरिया हैदरिया गाँव। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चांद सराय से हैदरिया गांव तक विस्तारित लखनऊ गाजीपुर या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 340.8 किलोमीटर। ठीक है? याद रखोगे आप? अच्छा, अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ फैला है। लखनऊ से शुरू करो। ये जो है लखनऊ से शुरू होता है और जाता है बाराबंकी। ठीक है? बाराबंकी पहुंचा, बाराबंकी से ये घूम जाता है अमेठी की तरफ। अमेठी से घूमता है ये फिर सुल्तानपुर की तरफ। और सुल्तानपुर से फिर ये मैं यहीं देता हूँ कि यहाँ से सुल्तानपुर से फिर ये आगे बढ़ता है अयोध्या। अयोध्या बोले तो फैजाबाद की तरफ। फैजाबाद से ये आगे जाता है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर से आजमगढ़। ठीक है? आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके आसपास के जिले सारे रटे होने चाहिए। मैं एक दिन मैप की क्लास लाऊंगा। और हाँ, अ, फिर उसमें हाँ, मैं आपको समझाऊँगा सारी की सारी बातें। अब ये देखो, आजमगढ़ पहुँचा, अम्बेडकर नगर से आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद ये कहाँ जाएगा? सटा है एक मऊ। मऊ से फिर ये जाएगा गाजीपुर। ठीक है? तो अब आप यहाँ से मैच करा लो, गाजीपुर। अब आप यहाँ से मैच करा लो, मऊ में भी जा रहा है, आजमगढ़ में भी जा रहा है, फैजाबाद बोले तो अयोध्या, वहाँ भी जा रहा है, बस्ती में नहीं जा रहा है। यही गलत हो जाएगा हमारा।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम नहीं, पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, ये मुझे बताओ कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी सन 2000 में। ठीक है। अच्छा, अब ये रहा आपका उत्तर से दक्षिण गलियारा और ये रहा आपका पूर्व से पश्चिम गलियारा। ये है पूर्वी छोर, ये है पश्चिमी छोर, ये है उत्तरी छोर, ये है दक्षिणी छोर। पूर्वी छोर में ये कहाँ से कहाँ तक पश्चिम तक फैला है? क्या बता सकते हो आप? ये फैला है सिलचर से पोरबंदर तक। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। उत्तर दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर में कहाँ से फैला है? ये फैला है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये है उत्तर दक्षिण गलियारा और ये है पूर्व पश्चिम गलियारा। ये जो दोनों आपस में काटते हैं, ये कौन सी जगह है? ये उत्तर प्रदेश का है झांसी। आपसे वही पूछा है कि ये दोनों गलियारे कहाँ काटते हैं? आंसर होगा झांसी। ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84। सूची एक और सूची दो को मिलाइए। उत्तर प्रदेश प्री में पूछा गया है 2011 में। ये आपको हवाई अड्डे दिए हैं। चकेरी हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा। अमौसी को पहले उठा लो, ये पड़ता है आपका लखनऊ में। और याद रखिएगा, अमौसी का नाम अमौसी ही नहीं है, इसे कहा जाता है चौधरी चरण सिंह। अगर आपका नाम चौधरी चरण सिंह आ जाए तो आप अमौसी ही समझिएगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अच्छा, ठीक है। अब ये रहा आपका लखनऊ में। अब आ जाओ खेरिया में। खेरिया कहाँ है? खेरिया है आगरा में। ठीक है। अब आ जाओ चकेरी में। चकेरी कहाँ है? चकेरी है कानपुर में। और बाबतपुर कहाँ है? ये वाराणसी में है। जो ये बाबतपुर है ना, इसे बाबतपुर ही नहीं कहते हैं, इसे एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। ठीक है। तो अब आप मैच करा लो। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने कब शुरू किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 8 अगस्त 2017 में शुरू किया था। और याद रखिएगा, 2017 में इसको शुरू किया है और अभी हाल ही में इसकी जो डेडलाइन है इस योजना की, वो बढ़ा दी है। कितनी? 2026-27 तक इस योजना की कार्यावधि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में ये योजना 74 जिलों में लागू है। जिलों में लागू है। अच्छा, जिले तो अपने 75 हैं, एक जिला नहीं है। एक जिला कौन सा है जहां इस योजना को लागू नहीं किया गया है? ये जिला है गौतम बुद्ध नगर। याद रखिएगा, इस जिले में ये योजना लागू नहीं है। क्या कहती है ये योजना? ये योजना कहती है कि बीहड़ और बंजर जितने भी क्षेत्र हैं, उन्हें कृषि योग्य बनाना। ठीक है। याद रखिएगा, बस दो ही तीन चीजें आपको याद रखनी है किसी भी योजना से। उस योजना का लक्ष्य क्या है? योजना शुरू कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और दो चार बातें एक्स्ट्रा, जैसे दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 2017 में। कब तक है ये? 2026-27 तक। इसे बढ़ा दिया गया है। कितने जिलों में लागू है? 74 जिलों में। कौन से जिले में, कौन सा एक जिला है जो इस योजना से छूट गया? वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। क्या लक्ष्य है इसका? इसका लक्ष्य है कि जो जमीन है, अगर वो बीहड़ है, बंजर है, तो उसे कृषि योग्य बनाना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ये कहाँ चली? ये 2017 आरओ में पूछा गया था। ये चली थी वाराणसी से दिल्ली के मध्य। ठीक है। वाराणसी से दिल्ली। मुझे ट्रेन से एक बात याद आ रही है। क्या बता सकते हो आप? उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी ये कब चली, कहां से कहां चली? पहली रेलगाड़ी चली 1859। ठीक है। 59 होता है कि 69 होता है? यार, इसमें कंफ्यूजन मुझे बहुत होता है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। 1859 59 है या 69 है? हाँ, ये उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी ये चली थी। ठीक है।
और ये कहाँ से कहाँ तक चली है? ये चली थी प्रयागराज से अपना कानपुर, ठीक है? तो प्रयागराज से कानपुर तक ये चली थी। ये भी आप याद रखो। चूँकि उत्तर प्रदेश की इन्फॉर्मेशन है इसलिए आपको हाँ, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर बताओ जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। स्मार्ट सिटी योजना से टोटल कितने शहर आच्छादित हैं? टोटल हैं 10। कौन-कौन से हैं? आ जाओ, देख लेते हैं एक नज़र में। एक तो है अपना आगरा, ताज नगरी, फिर आ गया अपना तालावाला नगर, अलीगढ़, है ना? तालावाला नगर, फिर आ गया अपना सूरमा नगरी, बरेली, ये भी स्मार्ट शहर है। और कौन आ गया? महारानी लक्ष्मीबाई, जहाँ पर मेजर ध्यानचंद्र म्यूजियम है, अभी खोला गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कौन सा है ये? ये है झांसी। अच्छा, अब मैं एक और आपको बताता हूँ। उस जिले वो एक जिला जहाँ पर भीतरगांव मंदिर है, बताओ मुझे, वो है कानपुर, ठीक है? एक वो जिला बताओ, हाँ, जिस जिले को नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है, अदब का शहर कहा जाता है, वो है लखनऊ, ठीक है? ये भी स्मार्ट है। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कितने थे? 10। अभी चार बाकी हैं। हाँ, उसका नाम बताओ मुझे। कौन सा जिला है? ये जिला है, उस जिले का मुझे नाम बताओ जो पीतल नगरी है, जो पीतल के लिए फेमस है, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद, ठीक है? और जो प्रयाग के लिए फेमस है, जहाँ संगम होता है, प्रयागराज, ये भी स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में आता है। कितने हो गए? 4, 4, 8, अभी 2 बाकी हैं। एक हो गया अपना लकड़ी काष्ठ कला वाला क्षेत्र, सहारनपुर, ठीक है? और एक हो गया जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, वो है वाराणसी। तो ये 10 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के कानपुर बड़ा हो गया। कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना में 10 लाखीय नगर बने थे? ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल ही में 2020 में पूछा गया है। 1971 और 1981। 71 में कानपुर बना था 10 लाखी नगर, और लखनऊ बना था 1981 में, ठीक है? अच्छा, जनगणना की बात आ गई है तो मुझे एक क्वेश्चन बता दो। एसटी, एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति। एसटी से मुझे अ, एक क्वेश्चन बताओ। 2011 की आबादी यानी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी का लिंगानुपात क्या है? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा बताओ, उत्तर प्रदेश की आबादी में एसटी का प्रतिशत क्या है? ये दोनों क्वेश्चन बताओ। लिंगानुपात एसटी का है 951, ठीक? और उत्तर प्रदेश की आबादी में एसटी का प्रतिशत क्या है? आपसे पूछा जाए 0.57% या मोटा-मोटा आइडिया, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन 0.6% था। ठीक है? तो आप इसी के आसपास का ऑप्शन तलाशोगे। वैसे ये सही है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी है? 16.5%। ये सारे फैक्चुअल डेटा आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है? तो यूपीपीसीएस 2015 में भी पूछा गया ये। नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनघनत्व है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। फिर है वाराणसी में, फिर है लखनऊ में, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ। ठीक। अब क्वेश्चन ये बनता है, तो यहां से सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। क्वेश्चन ये बनता है कि जनघनत्व है कितना उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 829, ठीक है? ये तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले हो गए, सबसे ज्यादा जो थे। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है। ये है ललितपुर का। फिर कहाँ का है? फिर है सोनभद्र का। फिर कहाँ का है? फिर है हमीरपुर का। तो तीन तीन आप याद रखो। सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद का है, सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए अगर आपको पंजीकरण कराना है, आवेदन पत्र भरने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता होनी चाहिए? क्वेश्चन सिंपल सा इतना कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है अगर ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभार्थी होना चाहता है, लाभ लेना चाहता है,
तो मुझे बताओ, ये कौन-कौन सी पात्रताएँ अपनी सरकार के समक्ष दिखाएगा, जिससे इसे इस योजना के तहत लाभ मिल सके? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिखाएगा? अब क्वेश्चन ये बनता है, ये कहेगा सरकार से कि मेरा ये देखिए आधार कार्ड और जो कुछ भी आप सर्टिफ़िकेट देखना चाहते हो, मैं हूँ उत्तर प्रदेश का निवासी। ये निवासी कहाँ का होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का। फिर ये कहेगा कि ये देखिए मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं इस समय 18 से 40 वर्ष का हो चुका हूँ, ठीक है? फिर ये कहेगा, ये देखिए मेरी मार्कशीट, मैंने हाई स्कूल कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इस योजना का अगर कोई लाभ उठाना चाहता है, तो उसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसे 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 18 वर्ष से कम नहीं, और उसे कम से कम हाई स्कूल उसने पास किया हो। तो अब इसमें से आपसे पूछा है कौन-सी योग्यता नहीं है, तो उसे 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाई स्कूल पास कर लिया हो, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में अभी तक उसने पंजीकरण नहीं कराया हो, बिल्कुल सही है। भारत के किसी राज्य का नागरिक हो, ऐसा नहीं है। ये योजना केवल और केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, इसकी शुरुआत हुई थी अ, फरवरी 2021 में। ठीक है? दरअसल इसमें ये जो योजना है, इसमें ऐसी महिलाएँ लाभान्वित होंगी, ऐसी महिलाएँ क्या होंगी? लाभान्वित होंगी, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और ये योजना पहले चरण में लागू हुई थी 200 विकास खंडों में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये योजना पहले चरण में कितने विकास खंडों में लागू हुई थी? 200। और इसमें महिलाओं को, हाँ, महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं की सुविधा के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना करने का इसका लक्ष्य है। तो उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2021 में, और फरवरी 2021 में, ठीक है? और इसमें कौन-सी महिलाएँ लाभान्वित होंगी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है? और सबसे पहले ये 200 विकास खंडों में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये आई कब? सबसे बड़ा क्वेश्चन। ये आई 2021 में। अच्छा, इस योजना में कहता क्या है ये योजना? ये योजना कहती है कि कोरोना वायरस के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों को सरकार वादा करती है कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यही सही है। अब ज़रा देखो इसमें आर्थिक सहायता कैसे दी जाएगी? सपोज़ करो ये कोई बालक है और ये बालक अब बड़ा बनेगा, ठीक? अभी ये बच्चा है, अभी ये क्या है? अल्पवयस्क। फिर ये बनेगा वयस्क। तो सरकार कहती है कि अगर कोई बच्चा अभी अल्पवयस्क है और उसके पेरेंट्स कोरोना वायरस के कारण, हाँ, डेथ हो गई थी और ये बच्चा अनाथ हो गया है, तो इस बच्चे की जो देख-रेख करेगा, ध्यान दें, जो भी इस बच्चे की देख-रेख करेगा, सरकार उस परिवार को 4,000 रुपए प्रति माह प्रदान करेगी। तो आपसे ये राशि भी पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखिए। फिर से समझो, बच्चा अल्पवयस्क से वयस्क होने तक जो व्यक्ति इस बच्चे की देखरेख करेगा, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के अकाउंट में 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा सरकार के द्वारा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये बच्चा अनाथ हो चुका था, कोरोना वायरस में इसने अपने माँ-बाप को खो दिया था। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार एक योजना लाई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है? और फिर इन्हीं बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। ठीक? नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना, ये कब शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री मोबाइल, हाँ, अस्पताल योजना। अच्छा, ये एक शब्द समझो, मोबाइल अस्पताल, ये क्या है? मोबाइल से सीधा आशय होता है, मोबाइल से सीधा आशय होता है गतिमान, ऐसा अस्पताल जो गतिमान हो। ये योजना कब शुरू हुई? 2011 में। और शुरू में ये पन 2011 में ये शुरू हुई, ठीक है? और शुरू में ये 15 जिलों में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन की जा रही
निम्नलिखित योजनाओं में कौन-सी एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? आपसे ये पूछा है। मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है। मनरेगा के बारे में मैंने सभी फैक्चुअल डेटा आपको बता रखे हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार की योजना है। जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, ये भी केंद्र सरकार की है। गंगा एक्सप्रेसवे, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं। क्या है ये? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या? ये है एक एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे, ठीक? यह एक एक्सप्रेसवे है, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है मेरठ से प्रयागराज। ये मेरठ से प्रयागराज जाता है, लगभग 594 किलोमीटर लंबा सफ़र ये एक्सप्रेसवे तय करता है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। फिर से समझो, गंगा एक्सप्रेसवे एक एक्सप्रेसवे है, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर तक है और जो 6 लेन का बना हुआ है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये बनता है कि कौन-कौन से जिले इसकी जद में आते हैं? तो ज़रा जिले जान लो। ये शुरू होता है मेरठ से। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके दिमाग में मैप एकदम रटा होना चाहिए, दिमाग में छपा होना चाहिए, ताकि जब एक बार आप इसके डिस्ट्रिक्ट को मैप में उतारो, तो बहुत ज़्यादा बार आपको याद ना करना पड़े, ठीक है? आप शुरू करते हैं मेरठ से। मेरठ से ये चला, कहाँ पहुँचा? मेरठ के बाद पड़ता है अमरोहा, अमरोहा पहुँचा, फिर बुलंदशहर में प्रवेश करता है, फिर ये प्रवेश करता है बदायूँ में, बदायूँ से आगे प्रवेश करता कहाँ है ये? ये करता है शाहजहाँपुर में, फिर ये प्रवेश किया फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से थोड़ा-सा और आगे बढ़ता है, हरदोई में प्रवेश करता है ये। ये एक्सप्रेस वे, हरदोई से आगे ये प्रवेश कर जाता है कन्नौज में, कन्नौज से आगे ये प्रवेश कर जाता है दरअसल उन्नाव में, ठीक है? कन्नौज कन्नौज से फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, ऐसे बढ़ेगा। उन्नाव में प्रवेश करता है, इसके बाद ये आगे बढ़ता-बढ़ता ये पहुँच जाता है रायबरेली में, ठीक है? रायबरेली से कहाँ जाता है ये? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ से ये पहुँच जाता है प्रयागराज। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो ये जिले हैं, हाँ, इन जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। याद रखिएगा इसको। तो आप जब इनको सबको याद कर लोगे, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, जो क्वेश्चंस अभी हमने पीछे एक देखा था, वो एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है ना? तो इसके लिए आपको ये सारे के सारे डायग्राम पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का मैप दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश की मिड डे मील ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1995 में, और 1995 में ये शुरू हुआ था, और इसके तहत जो लाभान्वित बच्चे हैं, वो कितने साल तक के बच्चों को लाभान्वित होते हैं या खाना ना खाते हैं? वो कौन-कौन से ईयर्स बच्चे होते हैं? ये एक आर्टिकल है 21 का, इसमें मैं ज़रा भूल रहा हूँ। 21 के का में क्या दिया गया है? राइट टू एजुकेशन 6 से 14, हाँ, ठीक है। तो ये जो लाभान्वित बच्चे हैं, ये 6 से 14 साल तक के होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश की मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995 में, और इस योजना के तहत जो लाभान्वित बच्चे हैं, वो कितने वर्ष तक के हैं? वो है 6 से 14 वर्ष तक के, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों एवं मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को बिना इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स आदि पर कितना प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के रूप में एक नवीन राज्य योजना संचालित किए जाने का निर्णय किया गया है? क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछा है। क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा है कि निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में कितना अनुदान दिया जाता है, बस इतना पूछा है आपसे। तो बता दीजिए आप। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में अगर कोई व्यक्ति है, मान लो ये कोई मछुआरा है, ये नाव खरीदता है बिना इंजन की, जाल खरीदता है, लाइफ जैकेट खरीदता है, आइस बॉक्स खरीदता है। अगर ये इतना सब कुछ खरीदता है, तो सरकार कहती है कि मैं 0.67 लाख रुपए का अनुदान दूँगा, या तो इतना रुपया ले लो अनुदान, या फिर आप जितना खर्च कर रहे हो उसका 40% ले लो। लेकिन 40% लो
या फिर अगर रुपए में ले रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको अनुदान नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो आंसर होगा 40%। 40% राज्य अनुदान देगा, ठीक है? और अगर रुपए में पूछा जाए तो 0.67 लाख रुपए तक ही राज्य अनुदान दे सकता है। आंसर है 40%, चूँकि परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, मत्स्य पालक कल्याण कोष का उद्देश्य मत्स्य पालकों के लिए और मत्स्य पालकों के कल्याण तथा विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ठीक है? मत्स्य पालक कल्याण कोष के तहत यदि किसी व्यक्ति की दैवीय आपदा में मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी? क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझो। कह रहा है मत्स्य पालक कल्याण कोष के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कितना रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी उसके परिवार को? सपोज करो ये बंदा है, मत्स्य पालक है ये, इसकी किसी दैवीय आपदा में मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को मिलेगा 4 लाख रुपए। दूसरा एक फैक्चुअल डेटा और है, यदि इसकी मृत्यु ना हुई, वो कोई मछली-वछली पकड़ने गया, वहां पर वो जख्मी हो गया, 40% से लेकर 60% तक उसके विकलांगता आ गई, वो विकलांगता हो यानी वो विकलांग हो गया, तब उसको कितना रुपया मिलेगा? तब उसको मिलेगा 74,000 रुपया, ठीक है? याद रखिएगा। तो आपसे डेथ में पूछा गया है, मृत्यु पर कितना रुपया मिलता है? मृत्यु पर मिलता है 4 लाख रुपया, ठीक है? अच्छा, ये तो 40 से 60% है, सपोज़ करो अगर 60% से ज़्यादा अगर विकलांगता आ जाए, तो कितना रुपया मिलता है? तो मिलता है 2.5 लाख रुपया, ठीक है? तो ये फिगर्स हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई है 2022, 2023 में। आंसर हो जाएगा 2022-23। चलिए, ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे और चलते-चलते मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग इसका मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया इसको दिया है? फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लो, मुझे उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना को कितना रुपया आवंटित किया है? इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हाँ, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।